नमस्कार। मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं द संकल्प मीडिया न्यूज। आज हमारे सामने बहुत बड़े अनुभवी प्रिंसिपल सासाराम के महायोगी पायलट बाबा इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल मेरे साथ मौजूद हैं। काफ़ी ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र में सर का अनुभव है। सर से आज मैं कुछ सवाल और जवाब करूंगा कि जो पहले का शिक्षा था और आज का जो शिक्षा होते जा रहा है, धीरे धीरे कहीं ना कमज़ोर होते जा रही है। उसी के बारे में बात करेंगे। सर का काफ़ी अनुभव है, इसलिए हम सर के पास पहुँचे हैं। लगभग 30 से 40 वर्ष हो गए होंगे प्रिंसिपल के रूप में काम करते हुए सर का। और ये भी बता दूं कि मैं सर के स्कूल में नर्सरी से लेकर 8 क्लास तक पढ़ा हूं। आज हमें मौका मिला सर से बात करने का और सर से कुछ सवाल जवाब करने का। और मैं कहने में थोड़ा सा हमको शर्म आ रहा है कि मैं सर से सवाल करूंगा, क्योंकि सर तो हम लोग से सवाल करते थे पहले। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका द संकल्प मीडिया में। स्वागत है। द संकल्प मीडिया को मैं अभिनंदन करता हूं और मैं ये आशीर्वाद देता हूं कि यह मीडिया जो है जी सर, आगे चल कर के बहुत तेजी से फले फूले जी सर, और उन्नति करे। सर जो पहले का शिक्षा था सर हम लोग के जमाने का, और आज का जो शिक्षा हो गया है, कहीं ना कहीं हमको गिरती हुई नजर आ रही है। लेकिन सर, सबसे खुशी की बात है कि आप जिस जिले में प्रिंसिपल हैं, तो ये जिला रोहतास है सर। और रोहतास जिला शिक्षा में, बिहार का रोहतास जिला शिक्षा में नंबर 1 पर आता है सर। तो किस तरीका से आप बच्चा लोग को पढ़ाते हैं सर, और आपके जो नेतृत्व में टीचर लोग काम करते हैं, तो कैसे पढ़ाते हैं कि हमेशा जो बिहार का रोहतास जिला है नंबर 1 पर रहता है सर। मैं चाहता हूं कि आप कुछ और जो टीचर हैं सरकारी स्कूल के और प्राइवेट स्कूल को, उनको कुछ अपना अनुभव बताइए कि कैसे बाकी जो अन्य जिले हैं, टोटल जो 38 जिला है उनमें से जिला रोहतास नंबर 1 पर आता है, बाकी 37 जिला भी नंबर 1 पर आए। जो हमारा भारत का सबसे पिछड़ा राज्य शिक्षा के क्षेत्र में है, इसको कैसे, जैसे रोहतास जिला नंबर 1 है, उसी के जैसे बिहार का ये बिहार जो है स्टेट नंबर 1 पर चल जाए सर। कैसे शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाया जाएगा सर, क्रांति कैसे लाया जाएगा? देखिए, गुरु जो होता है जी सर, छात्रों को सिर्फ सूत्र देता है। जी सर, लेकिन इसमें उनके माता पिता की बहुत अहम भूमिका होती है। जी, माता पिता की भी अहम भूमिका होती है कि वो लोग अपने बच्चों को, जब वे बच्चे घर पर रहते हैं जी, तो घर पर भी उनको गाइडेंस दे, जी, उनको मार्गदर्शन करे। कम से कम इतना तो जरूर कि जो विद्यालय में जी सर, सर लोग बताए हैं, शिक्षक लोग बताए हैं, जी, उसका बच्चा घर पर कम से कम 2 से 4 घंटा सेल्फ स्टडी करे। जी, पहला आपका क्वेश्चन था कि कल और आज जी सर, अंतर। जी सर, तो कल के जो बच्चे थे जी सर, वो नोट्स बुक से पढ़ते थे, यस टेक्स्ट बुक से पढ़ते थे। यस सर। और आज के बच्चे आज के बच्चे शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं। यस सर, आज के बच्चे जो हैं शॉर्टकट रास्ता अपना रहे हैं। कल बच्चे विद्यालय में पढ़ते थे जी, आज बच्चे कोचिंग में पढ़ते, कोचिंग में पढ़ते हैं। और तो सर बता रहे हैं कि जो शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव आ गया है, पिछड़ते हुए जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी इसका दोषी है सर। क्योंकि बच्चा के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, इतना बिजी हो जाते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, एक रूम में पड़ा हुआ है तो पड़ा हुआ है। गाइडलाइन में थोड़ा सा कमी है पेरेंट्स लोगों का। पेरेंट्स, आज का समय अर्थव्यवस्था का हो गया जी, पैसा, पैसा, और इसके पीछे ये लोग इतने दौड़ रहे हैं जी सर, कि 24 घंटा में जी, 1 घंटा टाइम नहीं है कि अपने बच्चों को दिनचर्या को देख सके। ऐसी बहुत सारी कहानियां मेरे पास आती है, जी, उदाहरण है। यस सर, अगर किसी बात के लिए अगर गार्जियन को बुलाया जाए कि आप कम से कम 30 मिनट आकर के टाइम निकाल करके हमसे मिलिए, तो कहते हैं कि सर मेरे पास टाइम नहीं है। वो अपने उत्तरदायित्व यही समझते हैं कि मैंने अपने बच्चे को विद्यालय में डाल दिया, बस मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गया। हाँ, बात करने पर कहते हैं, उनकी कहना होता है
कि हमने तो इसीलिए ना आपके पास स्कूल में डाले हैं कि आप बताएं। चलिए, तो सर बता रहे हैं कि पेरेंट्स केवल स्कूल में एडमिशन करा देते हैं, कोचिंग में एडमिशन करा देते हैं, उसके बाद अपना दायित्व भूल जाते हैं और बोलते हैं कि मैंने इसी काम के लिए स्कूल में भेजा है। लेकिन सर स्कूल में भेजे हैं तो हम लोग जो टीचर हैं आप लोग, तो कितना देर देखिएगा, 4 या 5 घंटा? शिक्षा का एक टाइमिंग है, जी सर, शेड्यूल है। जी सर। उसके पास ये होता है कि हमें 45 मिनट में इस चैप्टर को खत्म करना है जी, तो उसमें उनकी अनुभव है कि 45 मिनट में मैं उसको कितना पढ़ाऊंगा जी सर, और किस तरह से पढ़ाऊंगा। पढ़ाने की शैली भी पहले से बदल चुकी है यस सर, है ना जी, पढ़ाने की भी शैली पहले से बदल चुकी है। और बच्चे मान लें कि अध्यापक तो हमेशा रनिंग पीरियड में है, यस सर, वो समय के अनुकूल अपने आप को बदल देता है। जैसे मान लिया हम ही हैं, जी, हमने कभी सीबीएसई कोर्स पढ़ा नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, अपने समय में नहीं पढ़ा था, बिहार टेस्ट था। लेकिन हम लोगों के समय में विद्यालय में पढ़ाई होती थी, यस सर, क्योंकि याद है हाई स्कूल का लाइफ, कॉलेज का लाइफ। आज वो चीज नहीं है। आज ना हाई स्कूल में पढ़ाई है जी, न डिग्री कॉलेजों में भी पढ़ाई नहीं। जी, आज सीधे पढ़ाई क्या है, कोचिंग संस्थानों में। और कोचिंग संस्थान के विषय में भी मैं बता दूं, जी सर, कोचिंग संस्थान में भी 5% ही कोचिंग है जो बच्चों को पढ़ाता है। जी, मैं सासाराम से हूँ, गोलक्ष्मी पर मैं जाता हूँ जी सर, तो 10 मिनट खड़ा होकर के मैं स्थिति को देखता हूँ। आज के क्या स्थिति है, हाँ, कुछ 10 मिनट खड़ा होता हूँ जी, और मेरे परिचित क्या है, मेरे छात्र वहां पढ़ा रहे हैं। एक सासाराम के बहुत फेमस कोचिंग संस्थान है मैथ का, जी, जिसके टीचर से मैं खूब अच्छा से परिचित हूँ, क्योंकि मैंने उसको शिक्षक मैंने बनाया। वो स्टार्टिंग मुझसे किया है। क्या नाम हुआ सर, कुछ याद है उनका क्या? देखिए, इस नाम को मैं खोल नहीं पाऊंगा, अच्छा, क्योंकि वो सासाराम के टॉप 1 क्लास पर कोचिंग है। अगर देखेगा सुनेगा तो कहेगा कि सर देखिए हमारे कर रहे हैं। तो मैंने उससे कहा, सर से सुना आप लोगों ने कि एक ऐसे टीचर हैं सासाराम में, इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं और कहीं न कहीं सर के मार्गदर्शन से बहुत आगे बढ़ चुके हैं और सर का स्कूल से बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़कर आज कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, यहाँ तक सर कुछ स्टूडेंट आपके आईपीएस भी हैं। ये तो मुझे जानकारी में नहीं है, लेकिन बीपीएससी कंप्लीट हुआ है, डीएसपी पद पर एक है, डीएसपी पद पर है सर। आईएएस और आईपीएस की तो मुझे जानकारी में नहीं है, जब तक नॉलेज में नहीं है ना। लेकिन बीपीएससी तक गए हैं तो कहीं न कहीं तो मैं चर्चा कर रहा था कोचिंग इंस्टीट्यूट। जी सर, सच्चाई यहाँ है, जी, जहां तक मैं सासाराम की मैं बात कर रहा जी हूँ, सर, सच्चाई यहाँ है कि मैं देखता हूं कि लोग अपने पुराने छात्रों को, जी, इसको क्या कहा जाए, वो एक उस तरह से रखते हैं कि तुम अब कमीशन लो और एडमिशन कराओ। मतलब कि कमीशन पर अब एडमिशन होता है। मैंने खड़ा था, अपने छात्र को वहां एडमिशन करवाने गया था मैथ पढ़ाने के लिए जी, मैं उसके इंस्टीट्यूट पर, बहुत सारी लंबी हॉल है पीछे, मैं उससे बात करने से पहले मैं उसकी सिचुएशन को भांप रहा था। पीछे के दरवाजे पर मैं खड़ा था, वो क्लास ले रहा था, पढ़ा रहा था। जब उसकी खत्म हुई क्लास तो मैं अगले दरवाजे पर गया तो नजर उसकी पड़ गई मुझ पर, वो आ गया मेरे पास। तो मैंने उससे कहा कि आप यहाँ पढ़ा रहे हैं, क्या आपने देखे कि आपके इंस्टीट्यूट में 250, 300 से 500 बच्चे बैठे हैं? जी सर, कितने % बच्चों का अटेंशन आपके ब्लैक बोर्ड पर है? आपके बात वो कितने सुन रहे हैं? मैंने तो देख रहा हूं कि आप पढ़ा रहे हैं ब्लैक बोर्ड के पास जी, और पीछे में बच्चे कान में मोबाइल लगा के गाना सुन रहे हैं। तो यहीं से दिख रहा है कि शिक्षा कैसे दिन पर दिन गिरती जा रही है। इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है, इसको मैं दावा नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें से जो 200 स्टूडेंट इंस्टीट्यूशन में बैठे रहते हैं, क्योंकि सर सरकारी स्कूल में पढ़ाई भी नहीं होता है। सरकारी स्कूल में कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना छात्रों की मजबूरी हो गई, लाचारी हो गई है। अगर कॉलेजों में, विद्यालयों में, सरकारी विद्यालय के शिक्षक जी सर, अपने कर्तव्य का निर्वहन करें जी, तो कोई जरूरी नहीं है जाना, लेकिन उनके सामने मजबूरी है विद्यार्थी का।
एक मजबूरी है, उसे जाना है, पढ़ना है, क्योंकि वहां तो पढ़ाई हो नहीं रही है। अच्छा सर, इसको कैसे दूर किया जाएगा? जो ही सरकारी स्कूल है उसमें शिक्षा न के बराबर होती है, केवल जो है 10th पास करना है या फिर इंटर पास करना है, तो विद्यालय में केवल बच्चा लोग 5 से 6 दिन क्लास करता है मात्र। एक दिन फॉर्म भरने जाएगा, एडमिशन कराने जाएगा, एडमिट कराने जाएगा और उसके बाद मार्कशीट लाने जाएगा। तो उसकी कमियां को कैसे दूर किया जाए? कारण है कि हम जो शिक्षक हैं सरकारी जी, और उससे पहले दोषी गवर्नमेंट है, बिहार गवर्नमेंट जी, बिहार गवर्नमेंट दोषी है, क्योंकि नीचे से ऊपर तक जितने भी उसके पदाधिकारी जी हैं वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते। जितने भी बिहार सरकार के अधिकारी हैं, यदि अधिकारी सही हो जाए और नेताजी जो वादा करते हैं यदि पूरा करने लगे सर, तो कहीं न कहीं बिहार भी, जैसे भारत का सबसे शिक्षित राज्य केरल है, तो पहला नंबर तो नहीं लेकिन दूसरा नंबर पर आ सकता है, क्योंकि अधिकांश IAS IPS बिहार से ही निकलते हैं। IAS और IPS कंपटीशन को कंप्लीट करने में बिहार का नंबर 1 है। यस सर, इस बात को मैं मानता हूँ जी, लेकिन कहीं न कहीं ये बात छिपा है इसमें जी, कि अभी पटना में कुछ व्यवस्थाएं हैं, जी सर, टॉप क्लास की व्यवस्थाएं हैं जो कि IAS IPS की तैयारी करवाता है। जी सर, है? यस सर, लेकिन इसमें अधिकतर में मैं देखता हूं कि ये जो छात्र हैं वो बिहार से निकल करके बाहर में तैयारी करते हैं। यस सर, बिहार में उस तरीके का तैयारी नहीं है, जाना पड़ता है बाहर। अब बाद में पटना में है, जैसे एक अभयानंद जी का मैं जी सुना, DGP थे सर, DGP थे, पूर्व सुपर DGP थे। सुपर 30 का वो इसके संचालक बाद थे। आनंद जी हैं जी, सुपर 30 के संचालक। जी, तो अगर ऐसे कर्तव्यनिष्ठ यस सर, शिक्षक आए जी, तो कोई जरूरी नहीं है कि लोग कोटा, दिल्ली या लखनऊ जाएंगे। यस सर, कोटा की भी स्थिति आज के डेट में कोई अच्छी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, अच्छी नहीं है, क्योंकि बहुत से आप सुनते होंगे कि बहुत सारे बच्चों ने आत्महत्या कर लिया। इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन है कि वो अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए वो लोग पढ़ने गए हैं। जी सर, लेकिन 3 साल 4 साल तक वहां रहे हैं, लेकिन जिस आशा से उसके माता पिता वहां विदा किए, जी, उसको लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। पैसा मिल रही है, यस। ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहते हैं सर, बच्चा लोग बहुत मेहनत करके पढ़ता है और एग्जाम देने जाता है सर, बाहर रह के बच्चा पढ़ता है और हमेशा बिहार के जो भी पेपर होती है कंपटीशन लेवल पर हमेशा लीक हो जाती है। उस पर आप कि शिक्षा मंत्री या कौन दोषी है? लीक होने के पीछे मैंने थोड़ी सी बात आपको बता दिया। जी सर, क्योंकि यहाँ के अफसर जो हैं अपने कर्तव्य को ईमानदारी पूर्वक पालन नहीं करते हैं। अगर पेपर लीक होता है, कहां से होता है? इसमें नीचे से ऊपर तक पूरे पदाधिकारी मिले हुए हैं। इस पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से सवाल किया गया सर। एक पत्रकार है जिसने सवाल किया कि आखिर पेपर बार बार क्यों लीक होते हैं, तो उनका बड़ा अटपटा जवाब आया सर। वो मतलब कि दूसरे राज्य से कंपेयर कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का भी पेपर लीक होता है, गुजरात का भी पेपर लीक होता है और उसके बाद राजस्थान का भी पेपर लीक होता है। तो क्या बिहार के वो शिक्षा मंत्री हैं, इस तरीका का स्टेटमेंट वो सही दिए क्या सर? उनका स्टेटमेंट जी सर, बिल्कुल गलत है, जबकि शिक्षा मंत्री बिहार के सर। वो शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा के सर्वोच्च पद पर बैठे हैं जी, पूरे बिहार की एजुकेशन सिस्टम उनके निर्देशन में चल रहा है। यस सर, और इस तरह के बयान देना तो एक बहुत अटपटा है। उसमें रामचरितमानस का भी 2 लाइन उठा के उस पर भी विवाद खड़ा कर दिए। हाँ, एक विवाद को मैंने सुना था जी कि ढोल गंवार क्षुद्र पशुनारी ये सब हैं ताड़न के अधिकारी जी। तो इन्होंने बहुत टीका टिप्पणी इस पर किया। यस सर, है ना, मैं तो राजनीति से परे हूँ, लेकिन आपने प्रश्न किया है तो मैं इस न्यूज में सुना था जी इस चीज को। तो और बहुत सारे विद्वानों
ने अपना बयान भी दिया, अपना अर्थ भी स्पष्ट किया, जी है ना। उन्हें कहा था कि ताड़न शब्द इस पर आया था। यस सर। तो ताड़न शब्द आया था तो सीधे हमारे मंत्री जी ने कहा कि ताड़न माने मारना, थप्पड़ मारना। यस सर। लेकिन नहीं, बहुत सारे विद्वानों ने दिया कि ताड़न का अर्थ वह नहीं होता है। ताड़न का अर्थ होता है कि इन लोगों को हम अपने संरक्षण में जीवन यापन करने का मौका दें, तड़े, सुरक्षा करें। यस सर। है ना, ताड़ना यानी उसको सुरक्षा करना। बहुत सारे विद्वानों का मंतव्य को मैंने पढ़ा था। तो ये तो बयान पूरे बिहार में भूचाल ला दिया था। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल, पूरे भूचाल ला दिया था जी, है ना। तो अब मंत्री जी लोग के बयानों के बारे में कहना बहुत मुश्किल है। और सर मैं एक बदलाव चाहता हूँ सिस्टम में। जैसे आज वो शिक्षा मंत्री, तो शिक्षा मंत्री हैं तो उनका काम है शिक्षा को आगे ले जाना, डेवलप करना, विकास करना शिक्षा में। लेकिन कहीं न कहीं सर हम लोग कोई नौकरी लेना है तो हम लोग इंटरव्यू देते हैं, एग्जाम देते हैं। आज वो सर शिक्षा मंत्री है, कल वो दूसरा मंत्री बन जाएगा। हमको ये सर समझ में नहीं आता सिस्टम में कि आज जब हम उस चीज को जान नहीं रहे हैं तो उस चीज को विकास कैसे करेंगे सर। आज शिक्षा मंत्री है तो कल हो जाएंगे उद्योग मंत्री। इस सिस्टम में गड़बड़ी नजर आती है कि नहीं सर? इस पर कुछ होना चाहिए कि नहीं? जैसे अपना फायदा के लिए राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो, संविधान में 368 अनुच्छेद के तहत वो त्रुटि कर लेते हैं, त्रुटि है तो उसको सही कर लेते हैं या उसको बढ़ा देते हैं, ऊपर नीचे कर लेते हैं। तो ये सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि नहीं सर? देखिए, भारत देश एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। यस सर। और यहीं से कुछ कमजोरियां आती हैं जी। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में नहीं, ये लोग नहीं देख पाते हैं जी कि अमुक व्यक्ति योग्य है कि नहीं है। यस सर। हैं जी। इलेक्शन हुआ, वोट मिला, बहुमत मिल गया, यही उसके लिए काफी है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था कहीं न कहीं कुछ खामियां होती है। जैसे कि आपने बताया कि शिक्षा मंत्री जी, शिक्षा मंत्री, कानून मंत्री जी सर, हैं जी, वाणिज्य मंत्री। तो अगर शिक्षा मंत्री शिक्षा के क्षेत्र से जो विधायक हैं अगर उनको दिया जाए, यस सर, तो कहीं ना कहीं वो अच्छा करे, फिर विकास होने अच्छा करेंगे। अगर कानून मंत्री हैं तो अगर वैसे विधायक है जो कानून के जानकार हैं तो अच्छा करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री हैं तो अगर स्वास्थ्य के जानकार हैं अच्छा करेंगे। लेकिन एक विडंबना है हमारे भारतीय संविधान की, शासन व्यवस्था की, है ना जी सर। एक विडंबना इसको कहा जाएगा, क्योंकि जब हम किसी चीज के बारे में जान नहीं रहे हैं तो कैसे हम सब विकास करेंगे? नहीं कर पाएंगे। और जहां तक मुझे जानकारी है या अनुभव है कि इन मंत्रियों का जो सचिव होते जी, वो सब IAS अफसर होते। यस सर। और ये पूरी देश की शासन व्यवस्था जो है जी सर, वो IAS IPS अफसरों पर चलता है। यस सर। आज जो हमारे विधायक बोल रहे हैं उसके सचिव लिख रहे हैं, उसी को बोल रहे हैं। यस सर। मान लिया कि बहुत सारे ऐसे मंत्री आपको दिखाई देंगे, उनकी बारे में जानकारी होगी कि उनकी योग्यता क्या है। यस सर, बिल्कुल, है ना। एक शिक्षक बनने के लिए योग्यता है कि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। यस सर। है, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई योग्यता की जरूरत नहीं है, सिर्फ बहुमत की जरूरत है। तो ये तो कमी नजर आती है सर। यही तो है, यही तो कमी है कि शासन व्यवस्था में गड़बड़ी होता है। सर से हम शिक्षा के क्षेत्र से सवाल करते करते थोड़ा बहुत हम राजनीतिक में भी चल गए सर, लेकिन सभी सवालों का सर ने जवाब दिया। और फिर मैं सर के स्कूल का कैसा व्यवस्था है, सर किस तरीक़ा से अपने बच्चों को टीच करते हैं, कैसे गाइडलाइन करते हैं, वही मैं आपको दिखाऊंगा अगले वीडियो में। और सर आपसे हम विदा लेना चाहते हैं। अपने सर हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे, एक बहुत खुशी की बात है कि आप हमारे एक छोटे से छात्र हैं, इस जगह आयाम तक पहुँचे। जी सर। और आज इस रूप में पहुँचे, इसके लिए बहुत खुशी है। और मैं गुरु होने के नाते आपको आशीर्वाद देता हूँ कि अन्य आगे के जीवन में भी बहुत अच्छे ढंग से बढ़े।
ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।